हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट करीम फिर हाजिर हूँ आपके बीच में और मैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के साथ। अक्सर प्रैक्टिस के दौरान इस तरीके के केसेस सामने आते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी के मध्य डिस्प्यूट हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं और कई साल अलग रहने के बाद भी 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और उससे भी ज़्यादा अलग रहने के बाद भी पत्नी के द्वारा अपनी ससुराल और तमाम रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और कई तरीके के मुकदमे जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से संबंधित होते हैं वो दर्ज करा दिए जाते हैं। इस जजमेंट में जो सवाल उठाया गया है वो सवाल ये है कि क्या 498A के मुकदमों को करने की कोई टाइम लिमिट होती है? क्या पत्नी के साथ क्रूरता किए जाने या उसका स्त्री धन सामान छीन लेने का मुकदमा किसी समय सीमा के अंदर किया जा सकता है? कोई समय सीमा है कि उसके बाद दहेज उत्पीड़न का मुकदमा नहीं हो सकता है? इसी सवाल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में डिस्कस किया गया है, तो जुड़े रहें आखिर तक। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग इस तरीके की किसी कानूनी प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं या आपके जानने वाले इस तरीके की कानूनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो यह जजमेंट जरूर आपके काम आएगा। तो देखते हैं साथियों कि केस के फैक्ट क्या थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली किस तरीके का जजमेंट पारित किया है। 2007 में एक लड़का लड़की के बीच शादी होती है। शादी के कुछ ही दिनों के बाद दोनों के मध्य डिस्प्यूट हो जाता है और सेपरेशन हो जाता है, साथ में ही 1 साल के अंदर ही। और 1 साल के अंदर ही हस्बैंड के द्वारा कोर्ट में डिवोर्स का सूट सेक्शन 13(1) हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं, डाइवोर्स का केस चलने लगता है। कुछ सालों के बाद, करीब 4-5 साल बाद, वाइफ के द्वारा पुलिस स्टेशन जाकर के एक एप्लीकेशन दी जाती है और उसके साथ क्रूरता किए जाने, डाउरी की डिमांड किए जाने, उसका सारा स्त्री धन छीन कर अपने कब्जे में रख लेने का आरोप लगाया जाता है। और फाइनली एप्लीकेशन देने के बाद 2014 अक्टूबर 2014 में उस महिला की FIR पंजीकृत कर ली जाती है। यानी 2007 लास्ट से वो लोग सेपरेट हुए थे और 2014 में FIR पंजीकृत की गई। उस FIR में हस्बैंड का नाम, सास का नाम और ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का नाम एंगेज कर दिया जाता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मामले को इन्वेस्टिगेट करता है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन मीडिएशन होता है, सुलह समझौते की कोशिश होती है। पति चाहता है कि किसी तरीके से अपना वन टाइम मेंटेनेंस लेकर के मामले से सेटलमेंट हो जाए, मामला खत्म हो जाए, लेकिन बात नहीं बन पाती है। विवेचना में आईओ को लगता है कि जो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ हैं उनके खिलाफ किसी तरीके का सबूत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी लंबी समय से पहले सिंगापुर में रह रहे थे, इसके बाद हांगकांग शिफ्ट हो गए थे। लिहाजा आईओ ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का नाम चार्जशीट से हटा देता है विवेचना के दौरान और सिर्फ पति और सास के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देता है 498A और 406 IPC में। केस कोर्ट में पहुंचता है, चार्ज बनता है। हस्बैंड के खिलाफ 498A और 406/34 IPC में चार्ज बनता है और सास के खिलाफ सिर्फ 406 IPC के तहत, यानी बहू का सामान छीनकर अपने कब्जे में रख लेने का आरोप लगाते हुए चार्ज बनाया जाता है। इसी दौरान ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के द्वारा हाई कोर्ट में FIR को क्वैश करने की याचिका दाखिल कर दी जाती है और ऑनरेबल हाई कोर्ट जब याचिका की सुनवाई कर रहा होता है तो यह फैक्ट सामने आता है कि चार्जशीट में तो इनका नाम ही नहीं है, लिहाजा इनके खिलाफ तो यह प्रोसीडिंग इनफैक्चुअस है। मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें 4 लोगों के खिलाफ FIR को क्वैश करने की प्रेयर की गई थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट पूरे मामले को देखता है और इस टाइम लिमिट को देखता है। देखने के बाद हाई कोर्ट यह पाता है कि यह FIR 3 साल से ज्यादा समय के बाद दर्ज कराई गई। मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का लास्ट चैप्टर है, जो चैप्टर 36, उसका सेक्शन है 468। उसमें मुकदमों के लिमिटेशंस के बारे में दिया गया है कि मजिस्ट्रेट क्रिमिनल केसेस का कितने लंबे समय के बाद कॉग्निजेंस ले सकते हैं, जिसमें कहा गया है, डिटेल में 468 पे किसी और वीडियो में बातचीत करेंगे। मैं ब्रीफ में यहां पे बता दूं जो इस केस के कॉन्टेक्स्ट में है कि जिन मुकदमों में 1 से 3 साल तक की सजा होती है उन पे 3 साल के अंदर ही कॉग्निजेंस ले लेना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है
कि चूंकि जो एफआईआर दर्ज कराई गई वो 3 साल के बाद दर्ज कराई गई, मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट पहुंची, उसमें कॉग्निजेंस 3 साल के बाद लिया गया, इसलिए यह मामला बियॉन्ड द लिमिटेशन था। और 498A का जो केस है वो सास और पति दोनों के खिलाफ एफआईआर को क्वैश कर देते हैं, यानी प्रोसीडिंग को ही क्वैश कर देते हैं। और यह कहा जाता है कि सिर्फ सास के विरुद्ध 406 का केस चलता रहेगा। हाँ दोस्तों, 498A दोनों के खिलाफ क्वैश किया जाता है। सास के खिलाफ 498A तो क्वैश की जाती है, लेकिन 406 क्वैश नहीं की जाती। और यह तर्क दिया जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कि 406 का जो अपराध है वो कंटिन्यूअस अपराध है, इसलिए सास के खिलाफ 406 का मुकदमा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चलता रहेगा। पति और सास दोनों को 498A से बरी कर दिया जाता है, यानी खत्म कर दी जाती है प्रोसीडिंग। इस आदेश के खिलाफ ससुराल पक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की जाती है और लड़की के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की जाती है। मैं दोनों क्रिमिनल अपील्स का पूरी डिटेल स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों क्रिमिनल अपील्स को साथ साथ सुना जाता है, दोनों पक्षों की डिटेल में आर्गुमेंट सुने जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण केसला का जिक्र किया जाता है, जिसमें वनका राधा मनोहारी वर्सेज वनका वेंकटा रेड्डी 1993 का केस है। इसके बाद अरुण व्यास वर्सेज अमित व्यास 1994 का केस है, इसकी डिटेल भी मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण केस ला का जिक्र किया जाता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि चूंकि यह एफआईआर बियॉन्ड द टाइम लिमिट थी और इस मामले को देखने से लगता है कि यह एफआईआर इतने लंबे समय के बाद प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में दर्ज कराई गई थी, दबाव बनाने के लिए दर्ज कराई गई थी। और फाइनली सास ससुर दोनों के खिलाफ जो एफआईआर थी उसको क्वैश कर दिया जाता है। तो इसमें दो बातें साथियों देखने को मिलती हैं। पहली बात कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी एफआईआर को क्वैश किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और दूसरा उस टाइम लिमिट का जो टाइम फ्रेम है 468 सीआरपीसी के तहत कि अगर सेपरेशन हो गया है, यानी इंसिडेंट हुए 3 साल से ज़्यादा का हो चुका है, तो फिर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो मैं समझता हूँ यह एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कहा जा सकता है। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।